हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो फिर आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार आपको नकारा समझा जाता है, आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, आपके बारे में ये सोचा जा सकता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ टाइम बर्बाद किया है। तो इन सब चीज़ों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है। आप अगर ऐसा बोलने वालों को जवाब दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से। इसलिए किसी भी बात को निगेटिव अगर आप लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, थोड़ा सा फ्रेश महसूस करिए और एक नई तैयारी के साथ फिर से ऊर्जावान होकर पढ़ाई की तरफ बढ़िए। और निश्चित समय के अंदर आप अपने टाइम टेबल बनाएं, उसे फॉलो करें, तो सफलता तो मिलेगी ही आपको। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, सरकार की दो टूक, चीन को नहीं दी अपनी जमीन। रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। और दूसरी न्यूज़ है कि ट्विटर ने आपत्ति वाले 97% अकाउंट कर दिए हैं ब्लॉक, और ये सरकार की सख्ती के बाद अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंगोंग झील इलाके से सैनिकों की वापसी को लेकर चीन से हुए समझौते में भारत ने अपनी कोई जमीन पड़ोसी देश को नहीं सौंपी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय भूगार फिंगर 4 तक ही नहीं, बल्कि भारत ने मानचित्र के हिसाब से फिंगर 8 तक है। पूर्वी लद्दाख में राष्ट्रीय हितों और भूभाग की प्रभावकारी तरीके से रक्षा इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने देश के सैनिकों की क्षमता में पूरा विश्वास जताया है। हमारे सैन्य बलों की कुर्बानी के जरिए हासिल हुई इस उपलब्धि पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो इन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, ये विवाद खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी ने सैनिकों की वापसी को लेकर बेतुका बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार के गलवान घाटी में सैनिकों की कुर्बानी का अनादर कर दिया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार, जो सेना पीछे हट रही है, वो जमीन देने के बाद, चीन की जो सेना पीछे हट रही है, वो जो भारत ने अपनी कुछ जमीन चीन को दी है उसके बाद हट रही है। रक्षा मंत्रालय ने इन्हीं बातों का खंडन किया है। नेक्स्ट है कि ट्विटर ने आपत्ति वाले 97% अकाउंट हटा दिए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री वाले अकाउंट्स पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आपत्ति के बाद ट्विटर ने ऐसे करीब 97% अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और ट्विटर के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार शाम को हुई बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बैठक में अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को स्थानीय कानूनों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार कर रहने की कड़ी चेतावनी दी गई थी। मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर असर डाल सकने वाली भड़काऊ सामग्री को ब्लॉक करने के बाद उसके आदेश पर कार्रवाई में ट्विटर की ओर से विलंब पर सवाल उठाया गया था, जबकि अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुई इसी तरह की घटना पर तत्काल कदम उठाया था। तो ये भी एक तरीके से जो हमारी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत पर किस तरीके से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भेदभाव करती हैं। क्योंकि अमेरिका में जो ट्रंप ने बयान दिया था उसके बाद ट्रंप, सोचिए, राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन यहाँ लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जा रहे थे। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर चीन में प्रतिबंध लगा दिया गया है, और दूसरी न्यूज़ है कि यूरोपीय संघ का दल जम्मू कश्मीर आएगा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग ने उस पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक सप्ताह पहले ही ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने चीन के सरकारी अंग्रेजी चैनल CGTN यानी कि चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क का लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद चीन ने जवाबी कदम उठाने की धमकी दी थी। चीन ने कोरोना महामारी और अल्पसंख्यक अटगरों के उत्पीड़न को लेकर बीबीसी द्वारा की गई रिपोर्टिंग की आलोचना की है। बीजिंग के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविज़न प्रशासन ने देर रात दिए एक वक्तव्य में कहा कि चीन में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के नियमों का उल्लंघन किया है और देश के हितों को नज़रअंदाज किया है।
अब जो ये चीन वैसे भी कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, कभी गूगल पर प्रतिबंध लगाता है, कभी याहू पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का दल आएगा जम्मू कश्मीर। अगले सप्ताह यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहा है। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर प्रतिनिधिमंडल 17 फरवरी को श्रीनगर पहुंचेगा। सूत्रों ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल 2 दिन जम्मू कश्मीर में रहेगा। यह प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए जिला विकास परिषद चुनाव प्रक्रिया से हालात पर हुए असर का जायजा लेगा। जिला विकास परिषद के विभिन्न सदस्यों से यह प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है। राजनीतिक दलों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी यह दल मुलाकात कर प्रदेश की स्थिति पर उनसे जानकारी लेगा। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। इस ट्रैक्टर से किसानों को हर साल होगी 1.5 लाख रुपए तक की बचत। और दूसरी न्यूज़ है कि एफडीआई पर भारत की नीति डब्ल्यूटीओ के अनुरूप है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। बायो सीएनजी से चलने वाले देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे न सिर्फ किसानों को हर साल 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी, बल्कि प्यार यानी कि पराली के प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार खेतों से निकलने वाले बायो कचरे से बायो सीएनजी के निर्माण से किसानों की आमदनी दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। बायो सीएनजी ट्रैक्टर से होने वाले लाभ गिनाते हुए गडकरी ने कहा कि किसान हर साल लगभग 3.5 टन पराली जलाते हैं। यदि इसका बायो सीएनजी बनाने में इस्तेमाल हो तो किसान को प्यार के प्रति टन 2,000 रुपये मिलेंगे। जाहिर है कि इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ प्यार के धुएं से भी मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है अपनी ये एफडीआई पर भारत की नीति डब्ल्यूटीओ के अनुरूप। जमीनी सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों से अपने आने वाले निवेश की अनिवार्य सरकारी मंजूरी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों में पिछले साल हुए बदलाव डब्ल्यूटीओ के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की एफडीआई नीति में बदलाव के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर व नवंबर में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के तहत काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज की बैठक में चीन ने मुद्दा उठाया था। जवाब में भारत ने कहा, चीन समेत डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों से एफडीआई की अनुमति नहीं है। सरकार के कदम पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अभी चीन से रहना होगा चौकन्ना। चीन भले ही पैंगोंग झील से पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात अभी अस्थिर बने रहेंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है साकार होता स्वच्छ जल का सपना। कई राज्यों में जल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने के लक्ष्य नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है, और इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है हद पार करते राहुल। सेना पर सवाल उठाते हैं और भाजपा को, केंद्र सरकार को, भाजपा को, सभी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो ये बोलते हैं कि चीन को जमीन देकर उनकी सेना को पीछे हटाया गया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अभी चीन से रहना होगा चौकन्ना। पिछले साल की गर्मियों से तमाम उतार चढ़ाव के बाद भारत और चीन के बीच तनाव घटने के संकेत मिलने लगे हैं। चीन ने पैंगोंग झील के दोनों छोरों से पीछे हटने का फैसला किया है। इसे दोनों देशों के बीच विवाद का अंत माना जाएगा, बल्कि विवादों की समाप्ति की दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी एक ही बिंदु सुलझा है, जबकि तमाम अन्य पहलू अभी भी उलझे हुए हैं। इन पहलुओं का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भलीभांति उल्लेख भी किया है। उन्होंने चीन के साथ विवाद की पूरी सूची गिनाई है। चीन को ये मुद्दे सुलझाने के लिए भी तत्पर दिखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैंगोंग झील के किनारे से पीछे हटना काफ़ी नहीं होगा।
भारत के सैन्य रुख ने भी चीन को अपनी उस रणनीति पर नए सिरे से विचार करने पर विवश किया जिसमें वह अपनी ताकत का रौब दिखाकर पड़ोसियों पर मानसिक बढ़त बनाकर अपने हित साधने का काम करता है। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच 9 दौर की वार्ता में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चीन अपेक्षित कदम नहीं उठाता तब तक इस गतिरोध का कोई हल निकलने से रहा। अंतर्राष्ट्रीय रुख और दबाव ने भी चीन को प्रभावी किया है। इन दिनों दुनिया भर में भारत की वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति की धूम मची हुई है। भारत उन देशों को भी कोरोना टीका उपलब्ध करा रहा है जिनमें से कई के नाम आम भारतीयों ने सुने भी नहीं होंगे। अक्सर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को कुपित करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक ने वैक्सीन के लिए भारत के आगे झोली फैलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया है। इस मामले में दुनिया चीन को समस्या बढ़ाने वाले और भारत को समाधान मुहैया कराने वाले देश के रूप में देख रही है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति अच्छी भावना और माहौल बनाया है। चीन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने प्रति रुख में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन के रुख से उसे निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने तकनीक, व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सख्ती से निपटने के संकेत दिए हैं। नेक्स्ट है, सपनों को संजोना जितना आसान है उतना ही कठिन है उन्हें साकार करना। लेकिन विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन सपनों को संजोया उन्हें साकार होते भी हम सब देख रहे हैं, चाहे वह हर घर तक स्वच्छता भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का निर्माण करना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना। समय रहते इन सभी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसी सोच और संकल्प के साथ स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 3.6 लाख करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की थी, जिसका संकल्प 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। हर गांव, हर घर तक स्वच्छ जल को पहुंचाना उतना ही कठिन था जितना एक चींटी का पहाड़ चढ़ना, लेकिन अगर दृढ़ता और संकल्प हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। 1 फरवरी को संसद में पेश बजट में भी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की सोच को सरकार ने साकार किया है। बिहार, पुडुचेरी ने 2021, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ने 2022, अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ ने 2023 और असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने 2024 तक सभी ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प किया है। इसी तरह 2024 तक देश के सभी 19.4 करोड़ ग्रामीण आवास तक नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि फ्लोरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सके। पिछले वर्ष के बजट में जल शक्ति मंत्रालय के लिए 30,478 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिनमें से 21,500 करोड़ रुपए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए थे। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया था। इस बजट में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का, स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह से शुद्ध पेयजल के लिए बजट आवंटन 450% तक बढ़ा है। देखिए, ये जो आर्टिकल है, हद पार करते राहुल, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष पद का इस्तीफा। ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि महिलाएं अधिक बोलती हैं क्योंकि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। 83 साल के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जापान में लैंगिक समानता को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ी है। उन्होंने आयोजन समिति की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कहा, मैं आज से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये आज का 13 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।